हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की वीडियोस हम ला रहे हैं, पूरी सीरीज ला रहे हैं। केमिस्ट्री में भारत भारती प्रकाशन या फिर किसी भी किताब में आपको जो केमिस्ट्री मिल जाती है उसके क्वेश्चन का आंसर और पूरा चैप्टर को सही से समझने वाले पूरी बातें हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं बारी बारी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का अर्थ होता है कि भैया बात ये है कि जब यौगिकों की खोज हुई तो इनके बारे में ये पता करने की कोशिश की गई कि ये जो तत्व जुड़ करके यौगिक बने गए हैं वो किस प्रकार से किस नियम को फॉलो करके बनते हैं। मतलब कुछ नियम तो पालन करते होंगे, तो उन्हीं नियमों की जब खोज की गई तो उसी के आधार पर यहाँ पे कुछ नियम दिए गए, उन्हीं को हमको पढ़ना है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हमारा चैप्टर का नाम है और हमको उन्हीं नियमों को पढ़ना है। तो यहाँ पे ज्ञान बिंदु हाईलाइट्स जो दिए गए हैं उनके हाईलाइट्स यानी इनके बारे में चीज़ें हल्की हल्की ये दी गई हैं और एक्सप्लेन करके हम पढ़ते चलेंगे। और मुख्यतः यही चीज़ें रहती है, कुछ खास चीज़ें रहती है जो क्वेश्चन में हम ऐसे धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। बस परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना है, बहुत आसानी से पढ़ लेना है, हल्के में निकाल लेना है। रासायनिक संयोग के 5 नियम आपके पास टोटल होते हैं। 5 नियमों को हमको यहाँ पे सीख लेना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये नियम का नाम क्या है, ये इसके जो वैज्ञानिक है वो किस देश के हैं और वैज्ञानिक के नाम क्या है, और आखिर में जो नियम है वो क्या कहता है। यही मुख्य चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण अथवा द्रव्य अविनाशिता का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण तो भाई अब ये किसने प्रतिपादित किया था? रशियन यानी रूस के वैज्ञानिक लामनासाफ ने इसका प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य अविनाशी यानी कि कोई भी मैटर जो होता है, द्रव्यमान जो होता है वो अविनाशी होता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना ही द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, अविनाशी है इसका अर्थ होता है द्रव्य का नहीं विनाश किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का द्रव्यमान अपक्रिया से पूर्व तथा अपक्रिया के उपरांत अपरिवर्तित रहते हैं। यानी अपक्रिया से पहले और अपक्रिया के बाद जो उनका द्रव्यमान होता है, कुल द्रव्यमान होता है वो निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। अपक्रिया से पहले जो अभिकारक है उनका द्रव्यमान कुल अगर लिया जाए और अपक्रिया के बाद जो उत्पाद मिले हैं उनका कुल द्रव्यमान लिया जाए, ऐसी स्थिति में दोनों के द्रव्यमान बराबर रहते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का या फिर द्रव्य अविनाशिता का नियम कहलाता है। इसे रशियन वैज्ञानिक लामनासाफ ने खोजा था या फिर बताया था। अगला वाला जो नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। इसको प्रतिपादित किया था फ्रांस के वैज्ञानिक प्रूट्स ने इसका प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार क्या बातें कही गई हैं? एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ समझेंगे कि हमारे पास H2O है, पानी। H2O जब कहा जाएगा पानी कहा जाएगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अगर इनका द्रव्यमान का अनुपात लिया जाएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया कुल भार। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 लिख लिया। अगर इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? कट करके 1:8 हो जाएगा। तो इनके द्रव्यमानों का अनुपात यह हो गया, इनके परमाणु की संख्या का अनुपात 2:1 हो गया। और ये जो अनुपात है हर स्थिति में समान पड़ा रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। और इसे समझाने और बताने के लिए कहा गया है कि जल कहीं से भी प्राप्त किया जाए, समुद्र, झरने या फिर कहीं से भी प्राप्त किया जाए, सदैव उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो मिलते हैं उनका जो भारात्मक अनुपात है वो 1:8 ही रहेगा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन को वायु में जलाकर या CaCO3 से को गर्म करके या फिर NaHCO3 को गर्म करके किसी भी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु जो भारों का अनुपात है वो 12:32 जो मिल रहा है वो वही रहेगा, कभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला है। ये है स्थिर अनुपात का नियम। अगला जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? ये इंग्लिश या फिर इंग्लैंड के या फिर ब्रिटेन के वैज्ञानिक डाल्टन ने दिया था।
और इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व होने चाहिए और दोनों को संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाने चाहिए। ऐसे कुछ कुछ यौगिक तत्व होते हैं जो संयोग करके अधिक यौगिक बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होगा। यानी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान ले लीजिए, दूसरे तत्व के जो अलग अलग यौगिकों में जो अलग अलग द्रव्यमान मिलेंगे वो क्या होके सरल अनुपात बनाते हैं, सरल अनुपात में होते हैं, ये ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए आपके पास एक उदाहरण मिल जाता है। अब उदाहरणों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। जूम ही करके रखते हैं, क्या जूम आउट करना। तो यहाँ पे देखेंगे जब दो तत्व नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करते हैं तो 5 विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से ऑक्साइड बना रहे हैं? पहला तो है N2O, दूसरा है NO, तीसरा है N2O3, चौथा है N2O4 और N2O5। इतने प्रकार के ये बना रहे हैं अपना क्या, ऑक्साइड। और ऐसी स्थिति में अगर हम नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, 7 दूनी 14, लेकिन यहाँ पे सब जगह देख रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन हर जगह है लगभग, बस इसी वाले हिस्से को छोड़ करके। इसमें भी आगे 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो एक निश्चित द्रव्यमान हमको लेना था, तो 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 दूनी 14 उसका परमाणु भार, ठीक है। और 2 नाइट्रोजन ले रहे हैं, 14 दूनी 28, तो 14 दूनी 28 टोटल ग्राम ले रहे हैं। अगर हम इन ऑक्साइडों में 28 ग्राम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी ले रहे हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का सब संयोग कराएंगे तब क्या क्या बनेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहले वाली स्थिति में देखेंगे जहाँ पे 2 नाइट्रोजन है यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन केवल 1 मिला है तो 16, ये हो गया 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे 2N और 2NO लिया था तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 दूनी 32 ग्राम अपना ऑक्सीजन जुड़ गया। ऐसे O3 हो गया तो 16 तिया 48, O4 हो गया तो 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। ये जो है सरल अनुपात में बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अगर इन गिनतियों को काट करके 16 से भाग करके देखा जाए तो 1:2, 3:3, 4:5 का सरल अनुपात प्राप्त होता है। कुल मिला के ये जो नियम है यही कहना चाहता है। नियम गुणित अनुपात का नियम जो कह रहा है कि अगर 2 तत्व 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनके एक तत्व का जो है अगर द्रव्यमान निश्चित रखा जाए तो दूसरे तत्व का जो उनके द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में दिया गया है। तो इन बातों को हटाते हैं, अगले नियम पे आते हैं जहां पे कहा गया है तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इस नियम को प्रतिपादित किया था जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने। जर्मनी के वैज्ञानिक है रिक्टर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और इस नियम के अनुसार क्या हुआ है देखते हैं। इस नियम के अनुसार नीचे लिखा गया है, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं तो और यदि इन दोनों तत्वों के में भी कभी संयोग हो सके तो वो उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वो तीसरे तत्व के साथ निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग किया था। अब ये बहुत ज़्यादा नियम हो गया, बस थोड़ा हल्का सा उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन क्या है, 2 अलग अलग, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जिस अनुपात में संयोग किया है, यदि कार्बन और हाइड्रोजन के यहाँ पे अनुपात देखा जाए तो कार्बन का तो 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो गया 4, परमाणु भार हो गया। यहाँ पे उनका जितना भी उन्होंने इनका द्रव्यमान यूज किया गया है। और यहाँ पे कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 32। कार्बन का यहाँ पे समान द्रव्यमान है, कार्बन का 12 ही दोनों जगह पे समान है। ऐसी स्थिति में जब
कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सहयोग करेंगे तो वो 4:32 के द्रव्यमान, यही द्रव्यमान लेकर के सहयोग करेंगे। तो इसको यहाँ पे समझाने के लिए देखिए पूरा दिया गया है और कहा गया है कि जब वो द्रव्यमान सहयोग करेंगे तो 4:32 यानी 1:8 के अनुपात में सहयोग करेंगे। और जब पानी बनता है, H2O बनता है, तब उनका अनुपात 1:8 ही रहता है। तो कुल मिला के ये जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया गया है वो यही कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर दो तत्व हैं, ये दो तत्व किसी एक तत्व से के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जिस द्रव्यमान के अनुपात में ये संयोग करते हैं, अगर ये आपस में कभी मिले तो उसी अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में ही संयोग करेंगे। ऐसा ये है तुल्य या अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जिसे जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। अब अगले वाले 5वें नियम पर आ जाएंगे, जहाँ पे है गै-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम। गै-लुसाक का गैसीय आयतन का नियम, इसका प्रतिपादन गै-लुसाक ने किया था। ये किस देश के हैं ये नहीं दिया गया है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है कि एक ही ताप और दाब पर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब गैसें संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। ठीक है, जब गैसें संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यदि अपक्रिया से बनने वाले उत्पाद भी गैसें हो, और अगर अपक्रिया के से बनने वाला जो उत्पाद है वो भी गैसें हो, तो इन गैसों के आयतनों में भी अभिकारी गैसों के आयतनों का सरल अनुपात होता है। इस बात को समझते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण में दिया गया है कि हाइड्रोजन एक आयतन लिया गया, H2 लिखा गया है तो ये एक आयतन, ठीक है, एक आयतन 1 लीटर आप ले सकते हैं, तो ये एक आयतन हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पे क्लोरीन गैस को भी लिया गया, एक आयतन है। इन दोनों के मिश्रण से HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस बनती है, उसके साथ क्या लग जाएगा 2, तो 1 और 1 जुड़ करके कितना मिल गया 2। ये अनुपात एक सरल सा अनुपात बनेगा। यही है गै-लुसाक का गैसीय नियम जो सामान्य रूप से है। अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो इनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। दो गैसें, इनके आयतनों का अनुपात क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सरल होता है। और इनके उत्पाद से अगर बनने वाले उत्पाद चीज भी गैस ही हो तो उनके आयतनों में एक सरल अनुपात उत्पाद गैसों हो, तो इन गैसों के आयतनों में भी अभिकारी गैसों के आयतनों का सरल अनुपात होता है। मतलब वो भी सरल अनुपात में होते हैं। तो कुल मिला के यही बात हो गई है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक गैस के तीनों का जो अनुपात है 1:1:2 है, ये सरल गुणित अनुपात है। तो ये रहे 5 नियम। 5 नियम समाप्त होते हैं, उसके बाद अभ्यास माला 2 शुरू हो जाती है। अभ्यास माला 2 को हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल रासायनिक संयोग के नियम को आप एक बार अच्छे से समझ लें।